ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी और आप वहां से जो है वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी, स्पेशली उर्दू की रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, मैंने आप लोगों को चीज बताई थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस होता है जिसमें हर नंबर के बाद डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 है तो उसके बाद 4 आ रहा है, तो अगला नंबर कौन सा होगा? 6 होगा। उसके बाद नंबर कौन सा होगा? 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा। अगर हर नंबर के बाद जो डिफरेंस सेम आएगा तो वो क्या होगा? वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और अगर डिफरेंस सेम ना हो तो फिर क्या होगा? फिर वो आपकी सीरीज हो जाती है। ठीक है, फिर वो आपकी क्या हो जाएगी? फिर वो कुछ सीरीज बन जाएगी, जैसे 2 हो गया, इसके बाद 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। यहां पे डिफरेंस सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट है। जब आपका डिफरेंस मुख्तलिफ हो तो फिर वो सीरीज होती है, फिर वो आपकी प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। तो अब इसमें 2 फार्मूले आपने याद रखने थे। एग्जामिनर आपको पेपर में कहेगा कि nth टर्म फाइंड कर दें, या फिर वो कहेगा सम ऑफ टर्म्स ये फाइंड कर दें। तो इन दोनों के लिए आपने फार्मूला याद रखना है। अगर जब हमें वो nth टर्म कह दे, nth टर्म कोई भी टर्म हो सकती है, वो 11वीं हो सकती है, वो 12वीं हो सकती है, वो 22वीं हो सकती है। तो हमने फार्मूला कौन सा लगाना है? ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी। अब इसमें A1 क्या होता है? A1 होता है आपका फर्स्ट नंबर, n क्या होता है? वो नंबर जो आपने फाइंड करना है, और d जो होता है डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पे एक सीरीज लिखते हैं, एक से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एग्जामिनर आपको कहता है कि 20th टर्म बताएं कौन सी होगी, 20th नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी। एक तो तरीका ये है कि आप सीधा काउंट करना शुरू कर दें, 16, 20, 24, 28 यूं करके काउंट करें। और एक तरीका कार है कि आप फार्मूला लगा लें। ठीक है, अब आपने 20th टर्म फाइंड करनी है। इट मींस आपके फार्मूला में जो n है, n की वैल्यू क्या है? वो है 20। अब डिफरेंस कितना है इसके अंदर? डिफरेंस आपका 4 का आ रहा है, हर किसी में 4 का डिफरेंस आ रहा है। A1 जो होती है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, और फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है? फर्स्ट टर्म है आपकी 4। फर्स्ट टर्म भी 4 है। अब ये तमाम वैल्यूज फार्मूला में पुट करें, जहां पर n होगा वहां पर 20 लगा देंगे। A20 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है? 4 प्लस n की वैल्यू क्या है? 20-1, और डिफरेंस क्या है? 4 का। अब इसको जरा सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 4 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 4 करें तो क्या आंसर आएगा? 76। A20 इज इक्वल टू 80। इसका मतलब यह है कि जो 20वां नंबर होगा वो क्या होगा? वो 80 होगा। जो 20वीं टर्म होगी वो आपकी 80 होगी। इस तरीके से आप अपनी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। और आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो मैं फार्मूला लगा रहा हूं क्या वो वाकई ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस जो होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, डिफरेंस चेंज नहीं होता। तो यहां तक अगर बात समझ आ गई तो प्लीज रेज योर हैंड। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं वो तो लाजमी हैंड रेज करें, क्योंकि मैंने उनके ऊपर खास नजर रखी थी कल कि वो कर क्या रहे हैं। अब उसके बाद आ जाता है जी सम ऑफ टर्म्स। हमने सम ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करना है? सम ऑफ टर्म्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका
एस एन इज इक्वल टू n/2 के बाद 2a, और ये जो a है ये पहली टर्म होगी, प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूला के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका जो है वो आंसर निकल आएगा। तो वो आपको कह दे कि जी 20 टर्म्स का जो है वो आप सम फाइंड करें, तो जहां पर n होगा वहां पर आप 20 लिख देंगे। a की वैल्यू जो है वो जाहिर सी बात है पहली टर्म है तो 4 आ जाएगी, डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो आप सॉल्व करेंगे और आपका टोटल सम निकल के आ जाएगा कि इतना सम जो है वो आपका बन रहा है। जी बच्चे, जिनका भी सवाल है कोई वो प्लीज मैसेज पे अपना अपना सवाल टाइप करें, मैं उसको फिर आंसर करता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी परसेंटेज वाला भी करते हैं, सबर कर जाए ना, तरतीब से करेंगे सारे। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उनको जो है वो शो करेगा। डिफरेंस कैसे पता चलेगा बेटा? डिफरेंस ऐसे पता चलेगा कि आप 16 माइनस 8-6 करें, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, तो क्या होगा आपका डिफरेंस निकल आएगा। अब इसका कोई एक वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे यही वाली कर लेते हैं, तो n क्या है आपका 20, 20 टर्म्स का जो है वो आपने सम फाइंड करना था। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर आपको कहता है कि जी ये एक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी 20th टर्म्स तक का जो है ना सम बताएं कि 4, 8, 12, 16 और आखिर में 80 आ जाएगा, तो इनका सम क्या बनेगा टोटल? तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 20 है, तो n की वैल्यू आपकी होगी 20। a जो है वो आपका पहला नंबर है, डिफरेंस आपका जो है वो सब में किसका आ रहा है? 4 का आ रहा है। सिर्फ फार्मूला में वैल्यू पुट करें, n/2 क्या होगा? 20/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 20-1 और डिफरेंस 4 का, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये सम होगा 840, 840 विल बी योर आंसर। बिल्कुल ठीक निकाल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल इसको सिर्फ इनको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। जस्ट रिमेंबर द फार्मूला, और ये फार्मूला लगाने से पहले आपने देख लेना है कि आपका जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो सीरीज है या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्यादातर एफपीएससी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पूछी जाती है आपसे, तो आपको पता चल जाएगा। अब एक बच्ची कह रही है कि सर ये जरा सवाल सॉल्व कर दें। कौन सा सवाल था भाई? ये वाला, एक मिसिंग टर्म थी कल के पेपर में, और 3, इस सवाल ही निकाल लेते हैं ना कल के पेपर में जो लिखा हुआ था। हाँ, अब मुझे अब आप लोग बताएं यहाँ पर कौन सी टर्म आनी चाहिए मिसिंग टर्म्स। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें क्या आंसर आना चाहिए?
कैसे आना चाहिए? 18 और 8 कैसे आ रहे हैं? अगर आप गौर करें, अगर आप 11 और 9 लगाते हैं तो फिर डिफरेंस सेम नहीं रहता, फिर डिफरेंस सेम नहीं रहता। क्योंकि अगर यहां पर 11 आएगा, यहां पे लिख लेते हैं ना पहले वाला सवाल, 11, 13, 9 और 3, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसने मेंशन कर दिया, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम रहता है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है, यहाँ पे 6 का आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकती। अगर इसको करें 17, 13, 9 और 3, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का आ रहा है, इसका मतलब सेकंड भी नहीं हो सकती ऑप्शन। थर्ड पे चले, 18, 13, 8 और 3, यहां पर 5 का डिफरेंस, यहां पर 5 का डिफरेंस, यहां पर 5 का डिफरेंस, इट मींस ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या होगा? ये जो ये वाला है 133, इसका आंसर क्या होगा? अगर ए जो है वो आपका 10 है और डिफरेंस आपका 10 का आ रहा है, तो पहली 4 टर्म्स कौन सी होंगी? आप सिंपल सा देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है और डिफरेंस 10 का आ रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन बी एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें तमाम के अंदर डिफरेंस 10 का है, बाकी किसी भी ऑप्शन में डिफरेंस 10 का नहीं है। बात समझ आ रही है? तुक्का नहीं लगाना ना मरियम, हमने इसको समझ के करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, इसका जरा मुझे बताएं कि क्या आंसर आएगा। 132, फार्मूला वही लगाना है आपने। कौन सा फार्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि उसने सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक हो गया? चले जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका था, मैं दोबारा से वो चीज समझा देता हूँ। और अगर आपको कोई काम, दो तीन चीजें हैं बेटा, फार्मूला ये है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सम निकालने का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सम निकालने का फार्मूला, ये दो फार्मूला नोट कर लें आप। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। इन केस जब आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी तब आपने जो है वो ये फार्मूला लगाना है। ए वन इज द फर्स्ट टर्म इन योर प्रोग्रेशन। जो फर्स्ट टर्म होती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसको ए वन बोलते हैं। अब इससे आगे निकले ना, बहुत हो गया, अब बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं अब आप लोग। दूसरी चीज आपकी बच्चे, बाजुकात क्या होता है, सपोज एक क्लॉक है, एक टावर है, तीन टावर्स हैं, एक, दो और तीन। इन तीन टावर्स पे एक एक घड़ी लगी हुई है, बेल लगी हुई है। टावर ए, बी और सी, इसके ऊपर जो बेल है हर 15 सेकंड के बाद वो रिंग करती है, ये 20 सेकंड के बाद रिंग करती है, और ये आपकी
30 सेकंड के बाद रिंग करती है। अब आपने वो टाइम बताना है जब ये तीनों इकट्ठी रिंग करेंगी। जब एग्जामिनर आपको इस तरह का सवाल दे दे कि कोई काम दोबारा से कब एक ही दफा होगा, तो ऐसी सूरत में हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। कोई काम जब दोबारा से कब इकट्ठा होगा, कब दोबारा से होगा, उस वक्त हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। दोबारा सुन ले कि जब कोई काम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हो रहा हो और आपसे सवाल ये किया जाए कि ये जो 2 3 4 लोग काम कर रहे हैं, ये दोबारा से वो कौन सा मोमेंट होगा जब ये काम इकट्ठे करेंगे या एक ही वक्त पे वो काम हो जाएगा सबका, तो उसके लिए हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। अब वैल्यूज माइंड में रख लें, 15 20 और 30। इसका जरा एलसीएम फाइंड करें। आप लोगों को एलसीएम फाइंड करना आता ही होगा, तो मुझे बताएं क्या इसका आंसर आया। 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, ठीक है। हादिया का भी 60, अमीना का, वो जहीर का भी 60, मिसबा 60 सेकेंड, ठीक है। अब जरा गौर करें, इसका मतलब ये है कि 60 सेकेंड या 1 मिनट के बाद वो टाइम होगा जब ये बेल तीनों इकट्ठी रिंग करेंगी। ये एक ही वक्त पे तीनों बेल बजेंगी, वो टाइम कब आएगा? 60 सेकेंड्स के बाद आएगा। ठीक है, 60 सेकेंड के बाद ये टाइम आएगा। अब एक इसी तरह का एक सवाल पेपर में भी दिया गया था, उसका जरा आंसर अब आप बता दें कि क्या आंसर होगा। लिखा हुआ है जी, जॉन हैज 2 बीपर्स, रेड एंड ग्रीन। द ग्रीन बीपर बीप्स एवरी 35 सेकंड एंड रेड बीपर एवरी 45 सेकंड। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड बोथ बीपर्स बीप्स एट द सेम टाइम। अब इसका क्या फाइंड करना है? जब उसने कह दिया बीप्स एट द सेम टाइम, जब वो काम इकट्ठे करेंगे तो उसका एलसीएम फाइंड करना होता है। तो फाइंड द एलसीएम एंड टेल व्हाट इज द आंसर। थ्री 315 जो है वो आंसर आ रहा है। इस तरह का एक और सवाल भी था, लेट मी चेक, कोई और सवाल भी इस तरह का दिए। हाँ, ये वाला 139, इसका आंसर क्या होगा? 139 इसका आंसर क्या होगा? आंसर मार्क्स वो उधर से नहीं देख के बताना है, सॉल्व करके बताएं क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 ये। नाइन 45 मिनट्स, और 9:45 में कितने घंटे होते हैं? चलो, 9:45 में 9 घंटे और 45 मिनट होते हैं। खुदा का खौफ करें यार। पंद्रह घंटे और 45 मिनट, 15 घंटे और 25 मिनट किसी का आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेना। 300 मिनट पे आपके जो है वो 5 घंटे होते हैं, तो 900 पे आपके 15 घंटे हो गए, और आगे 45 है, तो 9 घंटे 15 घंटे और 45 मिनट। सिंपल सी बात है। अब ये समझ आ गया कि किस तरह के सवाल में आपने एलसीएम फाइंड करना होता है। अब नेक्स्ट टाइम जो कल का टेस्ट आपका होगा उसमें दोबारा से इस तरह के सवाल होंगे, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मैथ के सवाल जो है वो स्किप नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल था, वो उसका भी बड़ा सीधा सा ही सवाल है। इसका फिर तरतीब से सारे सवालों की तरफ चलते हैं। आरियाना बेटा, 1 मिनट।
सिर्फ 1 मिनट। हाँ, इफ टुडे इज फ्राइडे, व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 100 days? अगर आज जुमा है तो आज से 100 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? संडे। आज से 100 दिन के बाद संडे होगा। सिंपल सी बात है, आप पता है क्या करें? 100 दिन है ना, उसको हफ्तों में कन्वर्ट कर ले पहले तो। जुमे से शुरू हो जाए। अब मुझे बताएं कि 100 दिन में कितने हफ्ते होते हैं? 100 दिन में कितने हफ्ते होते हैं? तकरीबन 14 हफ्ते आपके निकलेंगे, 14 वीक्स निकलेंगे। यानी कि अगर आप फ्राइडे से शुरू करते हैं तो 14 हफ्ते के बाद आप दोबारा कहां पे, कौन से दिन पे होंगे? फ्राइडे टू फ्राइडे अगर चलते जाएं तो 14 हफ्तों के बाद आप फ्राइडे पे ही खड़े होंगे। अब आगे 2 दिन रह गए। 99 डेज पे आप सैटरडे में आ जाएंगे और 100 डे पे आप संडे पे आ जाएंगे। 99th डे पे जो होगा आपका क्या होंगे, सैटरडे को पहुंच जाएंगे, और 100th डे पे जो है वो आप उस पे संडे पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ आपने करना क्या है कि जितने भी दिन हैं उनको पहले हफ्तों में कन्वर्ट कर लें कि 100 दिन के अंदर कितने हफ्ते होते हैं। तो 100 दिन के अंदर 14 हफ्ते होते हैं और 2 दिन बाकी बच जाते हैं एक्स्ट्रा। तो सिंपल आप 100 को डिवाइड करें 7 पे तो आपका आंसर तकरीबन 14.2 समथिंग आता है। तो 14 हफ्ते तो सीधे सीधे हो गए, जो आगे 2 दिन एक्स्ट्रा है वो आपके सैटरडे और संडे हो जाएंगे। तो 100 दिन के बाद आपका जो है वो संडे आ जाएगा। उसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर आज सैटरडे है तो आज से 100 दिन पहले कौन सा दिन था? आज से 100 दिन पहले राइट आंसर विल बी संडे बेटा, संडे संडे। हाँ, राइट आंसर विल बी मंडे, सॉरी। 100 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? राइट आंसर विल बी मंडे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मंडे होगा राइट आंसर। 100 दिन पीछे क्या दिन होगा? 100 दिन पीछे कौन सा टाइम आएगा? यहां पर भी सिंपल, पहले वीक्स में कन्वर्ट कर लें। 14 वीक्स पहले चले जाएंगे तो सैटरडे आ जाएगा। उसके बाद जो आपके 2 दिन बचेंगे वो सैटरडे, फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद थर्सडे, तो ये 2 दिन हो गए। तो उससे पहले वेडनेसडे। मैंने कहा 100 दिन के पहले कौन सा दिन था, 100 दिन के बाद या उससे पहले कौन सा दिन था? तो जाहिर सी बात है 100 दिन पे तो आपका थर्सडे आ जाता है। तो थर्सडे से पहले वेडनेसडे था, तो राइट आंसर विल बी वेडनेसडे। अगर सवाल वो ये कहे कि 100वें दिन को कौन सा दिन होगा, तो फिर आपने बताना है कि थर्सडे होगा या संडे होगा। अगर वो कहे कि 100वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा या 100वें दिन से पहले कौन सा दिन था, तो वो वेडनेसडे और संडे बनेगा आपका। उसके बाद अब एक सवाल देखते हैं। एक गाड़ी है, वो मॉडल टाउन से निकलती है और क्रीम ब्लॉक तक जाती है। ठीक है, मॉडल टाउन से निकलती है, क्रीम ब्लॉक तक जाती है। डिस्टेंस क्या होगा? सपोज 5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वापसी पे क्रीम ब्लॉक से मॉडल टाउन आएगी तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? डिस्टेंस सेम रहेगा। जब दो पॉइंट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहे तो उनकी एवरेज स्पीड हमने जब फाइंड करनी होती है तो वो कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस मॉडल टाउन टू क्रीम ब्लॉक और क्रीम ब्लॉक टू मॉडल टाउन सेम है, 5 किलोमीटर का है। अब हम क्या कहते हैं कि एक गाड़ी जो है वो मॉडल टाउन से करीम ब्लॉक गई 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, और वहां से वापस आई 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। अब गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या है? तो इसका फार्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। x आपकी जो जाने की स्पीड होती है, y आपकी आने की स्पीड होती है। फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करें, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा? x की जगह पे 20 लगा दें, y की जगह पे आप 30 लगा दें। इसको सॉल्व करके आंसर बताएं क्या आएगा?
24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड क्या होगी? 24 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी एवरेज स्पीड होगी आने और जाने की जो है वो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला, ये दोनों तरफ आने जाने का डिस्टेंस सेम है तो फार्मूला फिर ये लगेगा आपका एवरेज स्पीड निकालने के लिए। आपको स्पीड दी होगी और आपने जो है वो फिर उसके हिसाब से फार्मूला लगा के अपना आंसर निकाल लेना। अब यहाँ पे इस तरह का एक सवाल भी दिया गया था शायद, लेट मी चेक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 130। 130 का आंसर बताएं क्या होगा? वैसे वो करी तो लिया भी हमने भाई, सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे नहीं हो सकता ना, एक बच्चा कह रहा है कि वो करवाएं, कह रहा है वो करवाएं, तो मुझे सारों को तरतीब से लेके चलना पड़ेगा ताकि आपको समझ आना शुरू हो जाए चीजें। यही 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम वैल्यूज है, सिर्फ डिस्टेंस जो है वो चेंज है। उसके बाद बच्चे बाजुकात क्या होता है? बाजुकात ये होता है, एक चीज होती है वो एक खास रेशो से इंक्रीज होती है और फिर उसी रेशो से डिक्रीज होती है। एक वैल्यू, कोई भी चीज, उसकी जो इंक्रीजिंग परसेंटेज होती है और जो डिक्रीजिंग परसेंटेज होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार की कीमत 5% इंक्रीज हुई और कुछ अरसे के बाद 5% वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इंक्रीज और डिक्रीज की रेशो सेम है या डिफरेंट है? रेशो सेम है। जब रेशो सेम होती है तो वहां पर फार्मूला क्या लगाते हैं, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, एक्स इंक्रीजिंग वैल्यू, वाई डिक्रीजिंग वैल्यू, इनको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। और एक और चीज, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक खास रेशियो से इंक्रीज हुई और उसी रेशियो से डिक्रीज हुई, तो नेट हमेशा डिक्रीज होता है। हमेशा आंसर आपका नेट डिक्रीज होगा। कभी भी ऑप्शन में दिया होगा जी 25% का इंक्रीज हो गया, 25% का डिक्रीज हो गया, तो आपने समझ जाना है कि हमेशा इस केस में नेट डिक्रीज होगा जब एक खास रेशियो से बढ़े और उसी रेशियो से कम हो जाए। तो मुझे बताएं कि कितने परसेंट आंसर डिक्रीज होगा या वैल्यू डिक्रीज होगी? 0.25% जो है वो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, 0.25% नेट डिक्रीज। अब इसी तरह का सवाल एक पेपर में भी था, वो जरा सॉल्व करते हैं। ये रही है जी, द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, देन डिक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज द चेंज इन प्राइस? यहाँ पे नेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, पहले तो ये बता दें, नेट इंक्रीज या डिक्रीज? ऑब्वियसली नेट डिक्रीज होगा। तो आपको यहां से भी ऑप्शंस के अंदर सिर्फ एक डिक्रीज है, बाकी सारे इंक्रीज है, तो आपको वहीं से बगैर कैलकुलेशन के भी पता चल जाएगा कि डिक्रीज वाला आंसर ठीक है। लेकिन अगर एक दो डिक्रीज दिए हुए ऑप्शन में तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 1% होगा, और 1% क्या होगा, नेट डिक्रीज। 1% नेट डिक्रीज होगा।
इसके बाद बाजुकात हामिद क्या कंफ्यूजन है बेटा इसमें? फार्मूला मैंने भी बताया तो है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। मैंने इस दोबारा से सुन ले, कुछ बच्चों को समझ नहीं है बात की भी। अगर एक चीज की वैल्यू एक खास रेशियो से इंक्रीज हो और फिर उसी रेशियो से डिक्रीज हो जाए, मतलब एक मैंने बताया था कार है, कार की कीमत 10% इंक्रीज हुई है और 2 महीने बाद 10% डिक्रीज हो गई है। इंक्रीज होने की और डिक्रीज होने की रेशियो जब सेम होती है तो आपसे पूछा जाए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू में इजाफा हुआ है या कमी हुई है, आप कहेंगे कि सर उसकी एक्चुअल वैल्यू में कमी हुई है, अगर सेम रेशियो से बढ़ती है और सेम रेशियो से डिक्रीज होती है तो। अब वो कितनी डिक्रीज हुई है उसको फाइंड कर लेते हैं हम फार्मूला से। तो फार्मूला क्या होता है? एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। एक्स आपका इंक्रीजिंग वैल्यू, वाई आपकी डिक्रीजिंग वैल्यू। इंक्रीजिंग भी 10 मल्टीप्लाइड बाय ये डिक्रीजिंग भी 10 डिवाइडेड बाय 100। ये ऊपर भी 100 हो जाएगा, नीचे भी 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1% आपका डिक्रीज हुआ है, वैल्यू में 1% डिक्रीज हुई है। वैल्यू इधर रखेंगे बच्चे, और किधर रखनी है? उसका भी आंसर करता हूं, उसका भी आंसर करता हूं। अब अगर ऐसा केस आ जाए, अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि मिसाल के तौर पे कार की कीमत पहले 10% इंक्रीज हुई और 2 महीने बाद 20% डिक्रीज हो गई, अब क्या होगा? फार्मूला जो पुराने स्टूडेंट्स उनको याद है? बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने एक्स रखना है, जो छोटी वैल्यू होगी उसको वाई रखना है। फार्मूला होता है ऐसी सूरत में जब एक रेशियो पहले एक खास डिफरेंट, दोनों में इंक्रीज और डिक्रीजिंग रेशियो जो है वो आपकी क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? उस सूरत में हम फार्मूला अपना चेंज कर लेंगे। वो फार्मूला क्या होगा? वो होगा आपका एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 100 और बाय परसेंटेज। एक्स आपका 20 होगा, वाई आपका 10 होगा। इसको सॉल्व करें तो आपका जो भी आंसर आएगा, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आपका नेट डिक्रीज होगा, अगर पॉजिटिव आता है तो नेट इंक्रीज होगा। एक्स 20 है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने एक्स रखना है, जो छोटी वैल्यू होगी उसको वाई रखना है। यहां पर आंसर क्या आया हरियाणा बच्चे? आपका -12% आया, तो नेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यहां पे नेट डिक्रीज हो जाएगा। दोबारा से सुन लें कि अगर एक पहले तो सेम रेशियो हो तो फिर तो फार्मूला बड़ा आसान है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100 कर दें आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका डिफरेंस मतलब इंक्रीज और डिक्रीज की रेशियो में फर्क आता है तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना, एक्स माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, और फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, बड़ी वैल्यू को एक्स रखना है, छोटी वैल्यू को वाई रखना है, और कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव में हुआ तो आपका नेट डिक्रीज होगा, अगर पॉजिटिव में हुआ तो नेट इंक्रीज होगा। अब इसको करते रहिएगा, क्या इसका आपका जो है वो आंसर आ रहा है। इस सवाल में क्या आंसर आया था? चले जी, अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, एक सवाल ये दिया था, बल्कि ये वाला, ए रेशियो बी क्या है आपका? 2:3, ठीक है। और बी रेशियो सी क्या है? 5:7। तो वो आपसे पूछता है कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका कार है। आपने करना क्या है, आपने पहले टॉप पे लिख लेना ए रेशियो सी कर लेना है। ए की वैल्यू क्या है? 2 है। बी की पहली वैल्यू क्या है? 3, और बी दोबारा से भी आ रहा है तो बी की दूसरी वैल्यू है 5, और सी की वैल्यू क्या है? 7। अब आपने क्या करना है,
इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होगा? 10। अब ये जो बी है ये 3 और 5 इससे भी मल्टीप्लाई होंगे और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है? 15। 7 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनको कंपाउंड रेशियोज आप कंसीडर कर सकते हैं, कंपाउंड रेशियोज में इनको लेके जाते हैं। तो ये आपका इसका सॉल्व करने का तरीकाकार है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों वैल्यूज को। फिर उसके बाद सपोज इस बी को इस आपस में भी, और बी की ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो है वो ए बी सी की रेशियो निकल के आ जाएगी। दो को 3 के साथ नहीं करना, क्यों नहीं करना भाई? तरीकाकार ही नहीं है ये मल्टीप्लीकेशन का, जब हम रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड ही नहीं है तरह उसको मल्टीप्लाई करने का। आपने मल्टीप्लाई सिर्फ क्रॉस के करना है, क्रॉस डायरेक्शन में करना है, तो आपका आंसर जो है वो सही निकल के आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप आमने सामने करेंगे तो फिर शायद आपके आंसर जो है वो गलत हो सकते हैं। अब एक सवाल लिखें, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:9। इसका क्या आंसर होगा? इसका जरा जल्दी से आंसर बता दें कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ट्वेंटी वन रेशियो 35 रेशियो 45। राइट। उसके बाद यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, देयर आर 2 बैचेस ए एंड बी ऑफ ए क्लास। बैच ए कंसिस्ट ऑफ 36 स्टूडेंट्स and batch B consists of 44 students. Find the average weight of whole class if average weight of batch A is 40 किलोग्राम और बैच बी इज 35 किलोग्राम। अब इसका ना बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। उसने हमें दो चीजें बता दी हैं। हमें पहले एवरेज का फार्मूला पता होना। एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ये फार्मूला होता है एवरेज का। अब उसने हमें कहा है कि एवरेज वेट्स की फाइंड करनी है, तो हमें पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेट्स निकालने पड़ेंगे कि टोटल वेट, सम ऑफ वेट्स निकालना पड़ेगा। तो क्लास ए या बैच ए के टोटल वेट कितना होगा? उसने बताया कि बैच ए का जो एवरेज वेट है ना वो 40 है, मतलब उसके अंदर 40 बच्चे हैं तो हर बच्चे का वेट 40 kg। अब यहाँ पर बैच ए के अंदर कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट्स, 36। इसका मतलब ये है कि तकरीबन हर बच्चे का 19-20 के फर्क के साथ वेट जो है वो 40 किलोग्राम आ रहा है। तो इसका सम निकालना आसान है या मुश्किल है कि टोटल वेट कितना होगा? बैच ए का टोटल वेट निकल रहा है 36 मल्टीप्लाइड बाय 40, वो कितना होगा? ₹1440 किलोग्राम। यानी कि 36 बच्चों की क्लास में जो टोटल वेट निकला 1440। इसी तरह बैच बी का भी टोटल वेट निकाल लें, वो कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 44 है और एवरेज वेट कितना है? 35। क्या आंसर आएगा इसका? 1540। अब इनको सम कर लें, टोटल सम का टोटल करें, क्या आता है? 2980। दोनों बैचेस के बच्चों का टोटल वेट कितना आ गया? 2980। अब उसने कहा है कि एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, बैच ए और बैच बी दोनों ही क्लास के अंदर है, तो पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा? तो
सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना हो गया 2980, ये सम ऑफ ऑल नंबर्स हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 36 बच्चे बैच ए में है और 44 बैच 2 में है, तो 36 प्लस 44 कितना होता है 80। इसको कैलकुलेट करें, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी एवरेज होगी। 37.25 आपका आ रहा है, तो ये आपकी एवरेज है। हाँ बस 2 मिनट रहते हैं, बस चलता हूँ। 37.25, इज इट क्लियर? नहीं, एमपीटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। चलें, अब इसके बाद फिर ये सवाल नंबर 129, ये जरा अटेम्प्ट करते हैं, इसका क्या आंसर होगा। 129 का आंसर बता दें, कैलकुलेट करके बताना है, वहां तो आंसर किसी तो पता चल ही जाएगा। बेटा जो लोग रेगुलरली स्क्रीनिंग की क्लासेस लेते रहे यहाँ पर, तो उनको तो फार्मूला पहले से ही याद है। मैंने फार्मूला लिख दिया 2 बार, अब ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, जैसी क्लास खत्म होगी तो आप वहां से फर्दर इसको देख सकते हो। क्या आंसर आएगा इसका? बेटा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाम से चैनल है, जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो एक ही चैनल निकलता है, तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर सारी वीडियोस पड़ी हुई। उर्दू की वीडियोस आप एक दफा लाजमी रिकॉल कर लीजिएगा, वो आपको काफी हद तक उर्दू आपकी क्लियर करवा देगी। 58.33, 58.33 जो है वो आपका आंसर आ रहा है, सही है। अच्छा बच्चे, अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक चीज है, उसको मैंने 10,000 रुपए में सेल किया, ठीक है, कितने में सेल किया है, 10,000 रुपए में। एक चीज को मैंने 10,000 रुपए में सेल किया, और उसको सेल करने पे फायदा मुझे 10% का हुआ है। तो बताएं कि मैंने एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को कितने में खरीदा था, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, उसकी असल कीमत क्या थी, जिससे मुझे जो है वो फायदा इतना हो गया है, 10% का फायदा हो गया सेल करने पे। बात समझ आ रही है कि मुझे उसकी कीमत नहीं पता, मैं किसी बंदे से पूछ रहा हूँ कि बताओ फिर वो मेरी चीज कितने की होगी, अगर उस पर 10% मुझे जो है वो फायदा होगा। इसका बड़ा सिंपल सी बात है, देखें, जब आपको किसी चीज की कॉस्ट प्राइस ना पता हो ना, तो आप समझ लें कि जी उसकी प्राइस 100 रुपए है। कितनी प्राइस है, 100 रुपए है। अब आपको 100 का 100% कितना होता है, 100 का 100% कितना होगा, 100 ही होगा। 100% ऑफ 100 इज 100। तो अगर मुझे 10% का और फायदा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अब मेरी जो प्रॉफिट हो गया वो 110% हो गया, 110% हो गया। अब 110% ऑफ 10,000 में जब फाइंड करूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, मतलब 110% ऑफ 10,000। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आता होता है,
सॉरी 110 है, 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? तो इस लिहाज से आपका आंसर क्या आना चाहिए नीचे? इस सवाल में क्या आंसर आना चाहिए बेटा? कौन से नंबर का सवाल है जिस ये रहा, इसका आंसर बताएं। इसकी ना कैलकुलेशन कैलकुलेशन थोड़ी सी ना उल्टी हुई है। मैं उसको ना वो करवा गया था, इसको जरा दोबारा नोट कर लें। एक्चुअली ये नहीं था, तो ये था 110% इज 10,000, यानी कि 110% पे आपकी जो सेल हुई है वो 10,000 रुपए की हुई है। तो इसको यहां से करना था, मैं ऑफ के तरीके से करा गया था। इज इक्वल टू 10,000। अब बोथ साइड्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 इससे कट जाएगा, इधर भी 100 आ जाएगा। तो ये आपका 110 डिवाइडेड बाय, क्या इसका आंसर बनेगा बच्चे? अच्छा, ये सवाल सॉल्व करें ना, इस सवाल का क्या आंसर है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 170। देखें बच्चे, इसमें 10,000 क्या आंसर आएगा यहाँ पे? अगर हमने वो पिछले वाले सवाल की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 11, इससे क्या आंसर आता है?
9090 9090 आपकी कॉस्ट प्राइस थी, जिसपे आपको 10% प्रॉफिट हुआ, तो वो सेल 10,000 रुपए की हुई। इसी तरह यहां पर भी आपका क्या होगा, 91 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100। इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आएगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी 7 लाख जो है वो तकरीबन आपका आंसर आ रहा है। हाँ यही है। दोबारा से एक बार लिख लें। उसने कहा था, मैं आपको पुरानी एग्जांपल से समझाता हूँ, एक दो पुरानी एग्जांपल को देख लें। उसने कहा कि जी कॉस्ट प्राइस हमारी एक्स है, हमारी कॉस्ट प्राइस एक्स है जो हमें पता नहीं है, उस पे आपको प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाइड बाय 130% का, 130% का प्रॉफिट हुआ, तो आपकी कॉस्ट प्राइस बन गई 10,000 रुपीज की। अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 130 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 110 था हमारा, 110 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। अब यहाँ पे इसको खत्म करना है, तो बोथ साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। x मल्टीप्लाइड बाय 110 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, बोथ साइड्स को 110 पे डिवाइड कर दें, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू होगी। तो कितना आएगा, 9,090 आपका आंसर आ रहा है। सेम गोज विद दिस क्वेश्चन। के बाद आपका ये 168 का आंसर आपने निकाल लिया था। वो तो बड़ा आसान था। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है बच्चे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। पी आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, आर आपका वो रेट होता है, टी जो है वो आपका टाइम होता है। अब आपको वैल्यूज दे दी गई हैं, आपने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करनी थी। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है 8200, आर की वैल्यू क्या है 17.5, और टाइम कितना है 2 years। अब ये जो फार्मूला के अंदर आपने लगाया हुआ है ना, पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 इसी परसेंटेज का खत्म करके जो है वो लगाया हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे परसेंटेज मजीद खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करें, पी की पुट करें, आर की करें और टी की करें, फार्मूला से कैलकुलेट करें, आपका आंसर जो आ जाएगा। हाँ 2 year and 6 month, तो इसका मतलब है कि 2 साल और 6 महीने, ये तकरीबन आपका बनता है 2.5 साल, 2.5 years, 2.5 साल आपके बनेंगे, तो टी की वैल्यू आपकी 2.5 years हो गया। हामिद 100 बेटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये अगर हम फार्मूला में ना लगाते तो ये परसेंट ने खत्म होके भी नीचे 100 में ही तकसीम होना था, तो इसलिए हमने पहले ही फार्मूला के अंदर जो है वो 100 लिख दिया है। तो हम अब हमें यहाँ मजीद इसको जो है वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर क्या आएगा, शाबाश सना, ठीक है बी आंसर। और
टाइम ईयर्स में ही नॉर्मली आपको दिया जाता है, टाइम ईयर्स में ही दिया जाएगा। फार्मूला दोबारा लिख दो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यार ईयर को कन्वर्ट कैसे करना है, देखें 2 साल और 6 महीने है ना, तो इसका मतलब है तकरीबन आधा साल गुजर गया है, आधा साल रहता है, तो आधे साल को हम कैसे लिखते हैं, 2.5 ईयर्स नहीं लिखते, 2.5 साल को हम 2.5 ईयर्स लिखते हैं। इस सवाल का क्या आंसर आया था? 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। 0.063, वेरी गुड। और ये कैसे हुआ आया था, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। सबसे पहले आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 63। उसके बाद अब आपने देखना है कि टोटल कितने पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे 1 के बाद लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी आपने 3 वैल्यूज के बाद आपने जो है वो डॉट लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो अब यहाँ पे तो 2 वैल्यू है, तो तीसरी वैल्यू कहाँ से लाए, तीसरी वैल्यू लाने के लिए फिर हम एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे आप इशारे लगा दें तो 0.063 जो है वो आपके पास आंसर आ जाए। अच्छा, ये एक फ्रैक्शन वाला सवाल भी था, एक 1/2 है, 2/3 और 4/5। इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, इसको कंपेयर करवाना शुरू कर दे बाकी के साथ। पहले 1/2 और 2/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। जिसके न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर बड़ा आएगा वो इक्वेशन बड़ी होगी। तो 4 आ रहा है 2/3 को मल्टीप्लाई करने से, तो इन दोनों में से बड़ी इक्वेशन कौन सी हो गई है, बड़ी जो आपकी फ्रैक्शन 2/3, 1/2 को निकाल दें, छोटी है। अब आपका सिर्फ रह गया 2/3 और 4/5 में से देखना है कि कौन सी बड़ी है। 2/3, 4/5, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 10 बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 12 बन जाएगा। तो बड़ा आंसर किससे आ रहा है, 4/5 से। तो 4/5 इज योर आंसर। 4/5 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करवा लें तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, उसको जरा सॉल्व करें। इनमें से बड़ी कौन सी है? इलेवन बाय 13 पहले करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18, तो ये तो छोटी है। बेटा बड़ी जो है वो आपकी 6/7 है। 6/7 का आंसर ज्यादा आ रहा है, तो 6/7 इज दी बिगेस्ट। जी, 606/7 जो है वो आपकी ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका आंसर ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो सिंपल इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ था, क्यूब रूट ऑफ 5। तो क्यूब का मतलब होता है जैसे ये 3, 2 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। कल कुछ बच्चों ने ऐसे भी इस हिसाब से भी किया हुआ था।
तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 नहीं होता, 2 2 2, ये क्या हो जाएगा 8। इसी तरह अगर 5 होगा, 5 का क्यूब होता है 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसका क्या आंसर आएगा 125। ठीक है। इसी तरह 3 का क्यूब क्या होगा 27, 27 3 का क्यूब होगा। अब बच्चे आपके साथ आखिरी बात, अभी सिर्फ क्लास का टाइम जो है वाइंड अप हो गया। आखिरी बात ये कि कल मैंने जो है ना जो चीज ऑब्जर्व की आप लोगों के पेपर में, आंसर शीट मंगवाने का मकसद या बबल शीट फिल करवाने का मकसद ये था क्योंकि आपने पेपर पे बबल शीट फिल करनी है, टिक नहीं लगाने या कागज पे नहीं लिखना। तो आपको बबल शीट का जो सर्कल है वो सही तरीके से फिल करना आना चाहिए। अब कल जिन बच्चों ने बबल शीट को फिल किया उनमें से कुछ शहजादे ऐसे थे उन्होंने टिक लगाया हुआ था उसके ऊपर, टोटली गलत। 1% भी जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यूं किया हुआ है और साथ में ये भी किया हुआ है, दूसरे को भी फिल किया हुआ है। भाई एक आपने फिल कर दिया, वो गलत है या सही, बस आप दोबारा से फिल करने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा से फिल करना, क्योंकि अब आपका गलत हो गया, आपने सही किया या गलत किया वो हो गया। उसके बाद सर्कल को फिल करना भी नहीं आता बच्चों को। कुछ बच्चों ने यूं फिल किया हुआ है, बाकी उन्होंने कहा है कि जी नौकर आके फिल कर देगा। ये भी सही तरीका कार नहीं है। आपने फिल करना, कोई एफपीएससी बंदा तो नहीं भेजेगी आपके लिए कि वो आपको आके फिल करके देगा। तो आप लोग कोई बबल शीट के ऊपर फिल करते हुए सर्कल को टाइम भी लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैंने नोटिस किया, वो प्रैक्टिस ये करते हैं कि पहले सारे सवालों के आंसर उन्होंने निकाल लिए और फिर आखिर में बैठ के ना बबल शीट फिल करते हैं। ये सबसे ज्यादा फजूल प्रैक्टिस है। सबसे ज्यादा फजूल प्रैक्टिस ये है कि पहले आप आंसर निकाल लें और उसके बाद बबल शीट को फिल करें, क्योंकि आपने अगर आंसर निकालते हुए 2 घंटे लगा दिए और टाइम आपका 2.5 घंटे का है, तो आप 30 मिनट में 200 बबल्स फिल नहीं कर सकते आसानी से, या कम से कम ठीक तरीके से। वहां पर तो आपके पास 200 मिनट होंगे बच्चे, 200। लेकिन यहाँ पर आपको 120 मिनट। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि आपको 150 मिनट्स जो है वो दे दूं, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी फिल करें, क्योंकि आपने एफपीएससी के अगर उसके हिसाब से चलना है तो फिर यहाँ पर प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी उससे ज्यादा सख्त करनी पड़ेगी। कल एक स्टूडेंट है उसके 180 हैं, एक के 192 हैं, उनके हाईएस्ट है। बहरहाल इसका मैटर नहीं करता हाईएस्ट या लोएस्ट का, मैटर ये करता है कि आप सवाल अटेम्प्ट करें। और बबल शीट को फिल कराने का लॉजिक ही यही है कि आप लोगों की ये भी टेस्ट का एक हिस्सा है, प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज आप लोग बबल शीट पे फिल करेंगे और ये काम नहीं करेंगे इस तरह टिक लगा के भेज दिया या इसको ऊपर से सर्कल कर दिया। ये बिल्कुल ही बच्चों वाली प्रैक्टिस है और ये उल्टा आपको नुकसान दे जाएगी। उसके अलावा दूसरी चीज, नॉर्मली वैसे स्टूडेंट्स, हम लोग भी जब थे, अब तो बुढ़ापा आ गया है, लेकिन जब जवानी का दौर था तो हम लोग भी ऐसे बहाने करते थे। अब टेस्ट कल हुआ और टेस्ट के अंदर तकरीबन 70 to 80% बच्चे ऐसे थे जिनको कोई ना कोई मसला पड़ गया। किसी की जो है वो रूममेट जो है वो लाइट नहीं ऑन करने देते, और किसी को जो है वो पेट दर्द शुरू हो गया है, किसी को अचानक ही घर जाना पड़ गया, किसी को कोई मसला, किसी को कोई मसला। ये सारे मसले मुझे समझ आती है, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं तो ये होता है। तो आप अगर रूममेट आपको लाइट नहीं जलाने दे रहे तो आप मोबाइल फोन की टॉर्च के साथ या मोमबत्ती जला के थोड़ी देर बाहर सेहन में खड़े होकर, आप लाइट होगी तो वहां पर जाके जो है वो कर सकते हैं। तो ये कोई जरूरत नहीं किसी को, मतलब मैं हैरान था कि इतने मसले एक ही दिन में जनरेट हो गए। तो अभी तो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी है सीएसएस की, तो उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको सख्ती से, इन केस अगर आपकी मौत ना हो रही है तो उसके अलावा आपको कोई भी छूट नहीं है। मौत के अलावा और कोई छूट नहीं है, आपने हर हाल में पेपर देने आना है। बाकी टेस्ट का टाइम रात का ही सूटेबल है, क्योंकि बच्चे, मैं भी रात को ही फ्री होता हूँ और आप बहुत सारे बच्चे जो जॉब करते हैं उनके लिए भी रात का टाइम ही सूटेबल है। और रात को अल्लाह माफ करे, आपने कौन सा गली में बैठ के पेपर देना है जो आपको खतरा है कि कोई चोरी कर लेगा आके। आपने अपने कमरे में बैठ के देना। वैसे भी सारी सारी रात, कुछ बच्चे रात 3 बजे भी स्टेटस अपलोड कर रहे होते हैं। तो अगर आप स्टेटस अपडेट कर रहे हैं अपने, तो फिर आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं।
तो टाइम यही रहेगा। आज आपका टेस्ट नहीं, आज इवेल्युएशन थी, अब दूसरा टेस्ट आपका कल होगा। नहीं बच्चे, 9 से 11 नहीं हो सकता ना, 9 बजे हमारी रेगुलर सेशन की CSS की क्लासेस होती हैं, और उसके बाद ही फिर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स को भी हमने साथ लेके चलना है। चले बच्चे, अब आप लोग करें, उम्मीद है कि मैथ वाले सवाल आपको समझ आ गए होंगे, और फिर इसको जो है वो हम लोग फर्दर देखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।